नमस्कार सभी को। आज जो हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार के सरकार ने किसान के साथ जो भी वर्ग है, चाहे शिक्षा की लड़ाई है, चाहे कर्मचारी के साथ, चाहे जो छात्र है, बेरोजगार है, उसके साथ जो हालात कर रखे हैं, उन हालातों को जब हम देखते हैं कि जो हालात इस प्रकार के, इसको देखते हुए ये मान के चलो कि लोकतंत्र खतरे में है। ये किसान की लड़ाई है, अकेले किसान की लड़ाई नहीं है मेरे भाई। ये लड़ाई पूरे भारत के लोकतंत्र को बचाने की है, आने वाली पीढ़ी को रोजगार देने की है, भूखमरी से देश को बचाने की है, और जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है इसको भी बचाने की है। सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति खत्म हो जाएगी तो आपका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे हालात हो जाएंगे जिस प्रकार से सरकार ने जिस प्रकार से ट्रेंड चला रखे देश को चलाने का, इससे मैं प्रत्येक नागरिक से, इस देश के प्रत्येक देशभक्त नागरिक से, इस देश की जनता से हाथ जोड़ के रणधीर जोध का अपील करता है कि अगर आप अभी नहीं जागे, अगर आपने आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ी, अगर आप छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे अपने निजी स्वार्थ के लिए, छोटा निजी स्वार्थ, एक तो स्वार्थ होता है हमारा पूरे गांव का स्वार्थ है, क्षेत्र का स्वार्थ है, हल्के का स्वार्थ है, देश का स्वार्थ है, प्रदेश का स्वार्थ है, लेकिन कई बार छोटा सा निजी स्वार्थ होता है जिसमें हमें कोई 2,000 रुपए का फायदा हो गया और हमने गलत फैसला ले लिया, कोई हमारे को 5,000 रुपए का फायदा हो गया और हमने गलत फैसला ले लिया। अगर ये निजी स्वार्थों को हम छोड़कर देश के प्रति नहीं सोचेंगे, देश की शिक्षा की जो प्रणाली खत्म हो रही है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, देश की खेती बाड़ी बिल्कुल खत्म हो रही है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, देश के जो हालात हैं, चाहे वो सीमा पर है और चाहे आम गांव में, शहर में, वार्डों में है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का बिल्कुल ही एक तरफ से कानून व्यवस्था खत्म ही हो रही है, कानून व्यवस्था है ही नहीं, न्यायपालिका गुलाम है। प्रजातंत्र के अंदर 6 चीजें, जो 6-7 हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे जितनी भी, चाहे ईडी है, सीबीआई है, जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, सारी की सारी आज 100% गुलाम हो चुकी है। इसलिए मेरे देश के, मेरे प्यारे देश के नागरिकों, अपने निजी स्वार्थों को थोड़ा सा दरकिनार करके, मैं नहीं कहता कि अपने निजी स्वार्थ बिल्कुल दरकिनार कर दो, लेकिन थोड़ा सा दरकिनार करके आप अगर इस देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने हक के प्रति चेत नहीं हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जिस प्रकार से आप 12 महीने से भी ऊपर हो गए, दिल्ली में बैठने से पहले किसानों ने रोड जाम भी की, सांकेतिक धरने भी दिए, और सांकेतिक धरनों के साथ साथ सरकार को आग्रह करते हुए आगाह किया, यानी निवेदन करते हुए सरकार को आगाह किया कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, आप हमारी बात मानो, आप एमएसपी पर गारंटी कानून लाओ, आप हमारी मंडियों के जो कार्य प्रणाली है उसके साथ छेड़छाड़ ना करो, आप तीनों कानून ले आओ। वो तीनों कानून इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले कानून है, ये 4-5-10 पूंजीपतियों के हाथ में देश को सौंपने वाले कानून है। इन तीनों कानूनों को आप रद्द करो, नहीं तो हम आपको चेतावनी भी देते हैं कि हम पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि इस देश के ये जो लीडर है, जो उद्योगपतियों से मिले हुए, इनका जीना दूभर हो जाएगा। किसान ने, आम जनता ने आंदोलन भी खड़ा किया, लेकिन इस सरकार ने अभी तक भी किसी भी आम नागरिक की, किसी भी किसान की या किसी भी समूह की आज तक कोई भी वाजिब बात सुनने का काम कहीं पर भी नहीं किया। चाहे हम शिक्षा की बात ले लेते हैं, सारी यूनिवर्सिटियां बंद है, ए ग्रेड की सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, एच यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटियां बंद है। 2-2 साल से यूनिवर्सिटियां बंद है। एडमिशन हो गए बच्चों के पिछले साल, आज तक यूनिवर्सिटी एक दिन नहीं लगी। चाहे हिसार की एच यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे दिल्ली की डीयू यूनिवर्सिटी ले लो, जेएनयू ले लो, और उसी प्रकार के हालात में आप देखो कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। और आपके बच्चों का भविष्य केवल आपके बच्चों का भविष्य नहीं है, ये हमारे देश और प्रदेश का भविष्य है। तो हमारे देश और प्रदेश का भविष्य क्या होगा? यानी अगर आप इन लोगों के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां तक खत्म हो जाएंगे, आपके रिसर्च सेंटर खत्म हो जाएंगे, आपके जो भी, यानी जो भी आपकी प्रगति के जितने भी संसाधन हैं सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरी एक अनुरोध के साथ साथ एक सलाह भी है, एक सुझाव भी है कि अगर हम
हर जगह जहां हमें इस सरकार को चेताना होगा, इस सरकार को समझाना होगा, वहां अगर हम नहीं समझा सके, चाहे वो कहीं वोट की चोट हो, चाहे वो कहीं भीड़ की शक्ल में हो, चाहे वो विरोध की शक्ल में हो, अगर हम कहीं कमजोर रह गए तो आज ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके देश को नहीं, आपकी आत्मा तक को बेचना चाहते हैं। ऐसे लोगों से अगर बचना है तो आप इकट्ठे हो जाओ। आप इकट्ठे होकर अपना कहीं भी, चाहे वो विद्रोह का काम, विरोध का काम हो, और चाहे होना देखो शांतिपूर्ण चाहिए, क्योंकि हम उस भारत देश के नागरिक हैं जहां शांति को प्रथम दर्जे पर लिया जाता है। इसलिए हम कोई भी विरोध करेंगे शांति से करेंगे। हम कोई भी सरकार का विरोध के साथ साथ सरकार को यह दिखाएंगे कि हमने ये कर दिया, अभी तुम मान जाओ, क्योंकि सरकार हमारी माई बाप है। हम सरकार को मनाने के लिए विरोध करते हैं, हम सरकार को मनाने के लिए सरकार को हराते हैं, पर जब सरकार इस प्रकार की हो उसके लिए कुछ कठोर कदम भी उठाए जाते हैं। इसलिए आज जो हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी चुनाव हो रहे हैं, कई स्टेटों के अंदर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उन बाई इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी के या उसके गठबंधन का कहीं भी कोई प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी को आप हो सके तो उसकी ढोलकी में वोट ही नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप चाहे नोटो दबा देना, चाहे उत्तराखंड में चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चाहे केरल में बाई इलेक्शन है, और चाहे हरियाणा में बाई इलेक्शन है, लेकिन आपका फर्ज बनता है इस सरकार को एक भी वोट न डालने का। इसके प्रत्याशी की जमान जब्त नहीं, एक इतिहास होना चाहिए कि फला गांव के अंदर सरकार के कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं आया। इस प्रकार का निर्णय लो, और इस प्रकार का निर्णय लेने के बाद ये सरकार आपकी बात सुनेगी, और जो साथी, जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार आपकी लड़ाई लड़ता है, आपके हक के लिए जिसने त्याग किया है, चाहे वो इस्तीफे की बात हो हरियाणा के इस ऐलनाबाद चुनाव की, चाहे वहां हमारे 4 मुख्य बॉर्डर थे, गाजीपुर और संगू, टिकरी, शाजापुर, और जो उन चारों बॉर्डरों पर हमारी हर मूलभूत आवश्यकता के लिए जहां हम बैठे थे, हमें पानी की भी जरूरत थी पीने के, हमें टेंट की भी जरूरत थी, हमें सोने के लिए गद्दों की भी जरूरत थी, हमें कूलर वगैरह की, मच्छर बहुत थे उनकी भी जरूरत पड़ी, सर्दी आई हमें कंबल की भी जरूरत पड़ी, वहां हम बीमार भी हुए हमें हॉस्पिटलों की भी जरूरत पड़ी। जिस व्यक्ति ने हमारी इन जरूरतों को पूरा किया है, ये चुनाव उस चीज को भी दर्शाता है कि जो हमारा साथ देगा उसका हमें भी साथ देना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है और एक धर्म बनता है, हमें हमारा धर्म भी पूरा करना है और फर्ज भी निभाना है। अगर हम फर्ज नहीं निभाते तो एक संदेश ऐसा जाएगा कि वो उनके साथ, किसानों के साथ खड़ा था, उसको किसानों ने कितना साथ दे दिया। इसलिए प्रत्येक हमारे साथी की ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, और ऐलनाबाद क्षेत्र के अंदर 90-95% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो 100% ही खेती से जुड़े हुए हैं। छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, वो खेती से जुड़ा हुआ है। मजदूर तो मजदूर और किसान तो ये बात ही है, ये तो पर्यायवाची शब्द है दोनों, मजदूर कह दो या किसान कह दो, इसमें कोई फर्क नहीं होता। और यहाँ का कोई कर्मचारी है वो भी खेती से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि जिस व्यक्ति ने इस ऐलनाबाद क्षेत्र के किसी भी प्रत्याशी ने जो हमारा साथ दिया है, तो वो हमारा साथ दिया है अभय सिंह चौटाला ने। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अभय सिंह चौटाला का, चाहे हम आने वाले जनरल चुनाव में विरोध करें, समर्थन करें, उससे पहले हम उसके विरोधी रहे या समर्थक रहे हैं, वो एक अलग बात है। ये चुनाव राजनीति चुनाव नहीं है, ना ये कांग्रेस का चुनाव है, ना ये इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव है, ना किसी और का चुनाव है। ये सरकार बनाम किसान का चुनाव है। जो किसान तुम्हारे साथ खड़े, जो उम्मीदवार तुम्हारे साथ खड़े, वो तुम्हारा साथी है, यानी तुम्हारा साथी है तो किसान है। जो तुम्हारे साथ खड़े, उस साथी की सिर्फ और सिर्फ उस साथी को देखते हुए सरकार की जमान जब्त कराने का प्रत्येक ऐलनाबाद क्षेत्र के प्रत्येक वोटर का हक बनता है। और इससे एक संदेश जाएगा कि उस उम्मीदवार ने किसानों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तो किसानों ने उसे लाखों वोटों से विजय बनाकर दोबारा विधानसभा में भेजा, ताकि उसकी आवाज विधानसभा में और ज्यादा ताकतवर हो। क्योंकि वो व्यक्ति दोबारा विधानसभा में अगर 90,000 से जीत के जाएगा, 80,000 से जीत के जाएगा, तो उसकी आवाज में मजबूती होगी, क्योंकि
वो आपकी ताकत होगी, आप सब लोगों की आवाज भी होगी, आप सब लोगों की ताकत उसके पीछे से होगी भी। इतने लोगों ने मेरे को इतना बड़ा जनमत दिया, इतना बड़ा बहुमत दिया है, तो विधानसभा में वो अकेला आदमी 90 विधायकों के बराबर भारी पड़ेगा। और ये भारी करने का हक और फर्ज ऐलनाबाद की जनता का है। अगर ऐलनाबाद की जनता, अगर अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार किसानों का साथ दिया, अगर 80-90 हजार से जिताकर भेजती है, तो मान के चलो विधानसभा में आपकी आवाज जब वो उठाएगा तो और विधायक भी, चाहे कांग्रेस के होंगे, चाहे निर्दलीय होंगे, चाहे कोई और होंगे, और सत्ता में बैठे हुए विधायक भी मजबूर हो जाएंगे आपकी बात का साथ देने के लिए। क्योंकि दोबारा उनको भी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आना है, दोबारा उनको भी हल्के में आना है। अगर आपने इस बात को हल्के में ले लिया तो वो भी आपके जितनी भी आपकी मांगे हैं और जो जो आपकी समस्याएं हैं उनको सरकार के विधायक, चाहे और विधायक हैं, वो भी हल्के में ले लेंगे। अगर आपने भारी मत से जिता दिया तो वो भी इस बात को बड़े ढंग से लेंगे, ढंग से समझेंगे कि हालात ये है। अगर तुम्हें किसानों की अनदेखी कर दी, आम जनता की अनदेखी कर दी, बेरोजगारों की अनदेखी कर दी, पढ़ने वाले बच्चों की अनदेखी कर दी, तो जिस प्रकार का हालात हो, तुम्हारी किस प्रकार की हालात हो सकती है, जो तुम्हारी बात उठाएगा उसको लोग लाख लाख वोटों से जिता देंगे। इसलिए प्रत्येक विधायक, बाकी 89 विधायक बचते हैं, साढ़े 3 साल तक आपकी पैरवी करेंगे। और आपको इन 89 विधायकों से पैरवी करवानी है तो अभय सिंह चौटाला को, यानी किसान का साथ देने वाले को, किसान का साथ देने वाले को कम से कम 80-90 हजार वोटों से जिताओ, ताकि ये 89 के 89 विधायक मजबूर हो जाएं हमारे देश की हर समस्या की पैरवी करने के लिए, हमारे किसान की बात उठाने के लिए। इनको विधानसभा में बोलना पड़े अपने हलके के लिए, इनको विधानसभा में बोलना पड़े अपने क्षेत्र की समस्या के लिए। अगर इस प्रकार मजबूर आप कर दोगे तो देखना आने वाला समय आपका होगा, किसान का आने वाला समय होगा। और किसान के समय, क्योंकि जो कोई भी विधायक हो, हमें कोई दुख नहीं है, कोई विधायक हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब वो हमारी बात उठाएगा तो हमारी बात विधानसभा में उठेगी। तो अगर उठाने वाले विधानसभा में अगर 20, 25, 30 साथी मिल जाएंगे तो आपकी बात सरकार को माननी पड़ेगी। और सरकार को बात मनाने के लिए आज हमारे पास हथियार है। जब 30 तारीख को वोटिंग हो, एक एक वोट जो जिस व्यक्ति ने हमारा साथ दिया है, जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र की जनता की आवाज विधानसभा में उठाई है बार बार, और एक पुरजोर तरीके से उठाई है, विधायक तो और भी है, विधानसभा में जाके हाजिरी लगा के और सरकार की हाजिरी मार के, मुख्यमंत्री की हाजिरी मार के, नमस्ते करके और अपने पर्सनल काम लेकर आ जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारा साथ दिया है, हमारे लिए आवाज उठाई है, उस व्यक्ति का, हमारे प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वोटर का फर्ज पड़ता है। खास करके ये हमारा एरिया ऐसा एरिया है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ एरिया है, और जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा अपनी लड़ाई बड़े ढंग से लड़ते हैं। और आज लड़ाई लड़ने का टाइम आ चुका है। 30 तारीख को अगर हम दिखा देंगे कि हमारा एक एक वोट इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ, जो प्रत्याशी किसान के साथ खड़े उसकी ढोलकी में डल गया, तो मान के चलो आने वाले टाइम में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राजनेता और प्रत्येक विधायक और एमपी मजबूर हो जाएंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। और आपने देखा भी होगा जिस प्रकार से एक सरकार की रैली हुई कागदाड़ा में, और उस रैली में यहां की सांसद, हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद जिस प्रकार बोली, वो आपको ये बोलती है कि मैं जाऊंगी गांव में, कोई रोक के दिखा दे। वो ये भी तो कह सकती थी भी मैं आपके गांव में आऊंगी और मेरी बात सुनना, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं। लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने कहा मेरे को कोई रोक के दिखा दो। यानी उनका मतलब क्या था? उनका मतलब था लोगों की भावनाओं को भड़काकर और झगड़ा करवाना, हिंसा फैलाना। हिंसा फैलाने का मतलब उनका क्या है कि वो चाहते हैं कि ये चुनाव ही ना हो, इसीलिए तो उन्होंने पहले भी चुनाव को टाला है। और जिस प्रकार का उनकी जो भाषा थी, जिस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को, किसानों को बोला कि मैं आऊंगी गांव गांव और मुझे रोक के दिखा दो, यानी एक ललकार, वो लोकसभा के सांसद के लिए अच्छी बात नहीं थी, बड़ी शर्मसार और निंदनीय बात थी। और वो तो एक अच्छी अधिकारी भी रही हुई है। और मैं मैडम से इस बात पर दरखास्त करता हूं कि मैडम आप इन शब्दों को, एमपी साहिबा वापिस लो। इससे हमारे किसान की भावनाओं को, हमारे इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को आहत हुआ है, भावनाएं आहत हुई हैं। हमने एक महसूस किया है कि हमारे वोटों से बढ़ के जो हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी बात उठाने के लिए लोकसभा में हमने भेजी, जो एमपी साहिबा हमारे कोई एक
धमकी भरे अंदाज में ये कहती है कि मैं गांव गांव घुसूंगी और मेरे को कोई रोक के दिखा दो। अरे गांव तुम्हारे ही है, हमने इतने वोट दे रखे हैं, तुम आओ प्यार से आओ और हमारी बातें उठाओ, लेकिन तुम तो हमें एक मजबूर कर रहे हो विरोध करने के लिए। यानी आप इस देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हो। और एक साथी और भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है उसने तो यहां तक बोल दिया, जो किसान वहां विरोध कर रहे थे उन किसानों का विरोध करने का मतलब क्या था कि वो ये कहते हैं भी हमारी बात सुनो, तुम रैलियां कर रहे हो, तुम जगह जगह जा रहे हो, तुम वादे कर रहे हो, तो तुम हमारी बात भी सुन लो। वो बात सुनाने के लिए आते हैं, तो बात नहीं सुनोगे तो वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जब विरोध कर प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और उनको माइक के माध्यम से जनाब कहते हैं कि गड़ा मत फाड़ो, गड़ा नहीं, कंठ ना फाड़ो, थारो गड़ो बैठ जासी, गड़ो बैठ जासी और राबड़ी पी के सो जो, ए कानून तो वापिस कोनी हुआ है। देखो एक किसान का वंशज है, किसान मसीहा का वंशज है वो, और वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। उनको कहना चाहिए था भाई देखो हम कोशिश करेंगे, हम आपकी बात उठाएंगे, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इन किसानों की बात सुनी जाए। और आप जो नारे लगा रहे हो ये आपके वाजिब है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं एक बार आप नारे ना लगाएं और आपकी बात हम उठाने का, इसी स्टेज के माध्यम से उठाने का काम करेंगे। मैं एमपी साहिबा को भी कहूंगा, मैं धनखड़ जी को भी कहूंगा, इस प्रकार की भाषा उनकी होनी चाहिए थी। जबकि विपरीत क्या थी कि राबड़ी पी के सो जाओ। अरे राबड़ी का तो टाइम ही नहीं है मेरे भाई, राबड़ी तो होती है जेठ के महीने में। लेकिन उन भाइयों को इस बात का तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो लोगों को दर्शाते हैं कि हम लोकल हैं। अरे लोकल तो जनता के बीच में जाने से होता है आदमी, आप जनता के बीच में तो जाते ही नहीं हो। तो इन हालातों में मैं एक बार फिर यही बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे इस चुनाव को हिंसा के रूप में ले जाना चाहते हैं। ये हमें भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम शांति बनाए रखेंगे। मैं प्रत्येक साथी से निवेदन करता हूं कि इनके भड़काऊ भाषणों का जवाब आप शांति से दें। इनके भड़काऊ भाषणों का जवाब आप चुनाव के दिन 30 तारीख को दें। और जिस प्रकार के हालात इन्होंने कर रखे हैं, 30 तारीख को एक एक मत इनके खिलाफ, जो इनको हरा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से हरा रहा है, उस व्यक्ति के खाते में, उस उम्मीदवार के खाते में डालकर इनकी ऐसी हालात कर दो कि ये आइंदा से अपनी बोली पर भी लगाम लगा लें और इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देने बंद कर दें और हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाएं। जय किसान।